विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स कितने होंगे? विद्युत फ्लक्स कितने होंगे? तो बच्चों इससे दो पैटर्न के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया और एक दूसरा जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया। जब न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज हमें गिवन होती है, न्यूमेरिक मतलब संख्यात्मक वैल्यू दी हो, ई का मान भी संख्या के रूप में दिया हो, है ना, ए का मान भी संख्या के रूप में न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हो और थीटा भी गिवन हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा वो था क्या? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। जबकि इसके हमने दो फॉर्मूले देखे थे। कौन कौन से फॉर्मूले देखे थे? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कब लगाते थे ई वेक्टर डॉट एस? ए वेक्टर कब लगाएंगे? जब वेक्टर की फॉर्म में दिया हो, सदिश रूप में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदिश रूप में दिया हो या वैल्यूज दी हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन पे आना है जो हमारा अभी टारगेट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास में क्वेश्चन में जो ई दिया है वो वेक्टर फॉर्म में है, ए भी किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर हमें क्या निकालना है बेटा? फाई ई, तो हमें ई वेक्टर का क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट का रूल सीख लीजिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट कहता है कि आई का आई में करोगे, जे का जे में करोगे, के का के में करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1। और अगर आई का जे में, जे का के में और के का आई में करोगे तो मिलेगा क्या? 0। ये रूल है इसका। मतलब डॉट प्रोडक्ट कहता है कि समान वालों का गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1। और डिफरेंट वालों का करने पर क्या मिलता है? 0। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में जब आप आई का जे में करोगे, जे का के में करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो हम करेंगे ही नहीं। किसको नहीं करेंगे? आई का जे में नहीं करेंगे, जे का के में नहीं करेंगे, के का आई में नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इसका आंसर कितना मिलने वाला है? 0। किसका करेंगे? केवल आई का आई में, जे का जे में, के का के में, और आंसर निकाल देंगे। इसका मतलब है हम ओरली ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो मैं ओरली बता दूं, 2 का किस में होगा? आई में, तो 2 बन जा 2, तो इसका आंसर 2 है। फिर यहां पर माइनस है तो इसका आंसर कितना है? -2 है। फिर यहां पर नहीं, इसका सॉरी 1 है। ये वाला कितना है? तो आंसर इसका कितना आएगा? जे का जे में करेंगे तो कितना आएगा? -1, और के का इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8। अरे हो गया। तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 में से -1, आंसर इज कितना? 9। कर पाओगे? आई का आई में, जे का के का कब करते हैं? जब कौन सा प्रोडक्ट निकालना हो? डॉट। अब इसको डिस्क्रिप्टिव तो करना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया? कर लोगे? हैं? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसका ओरली आंसर बताना, मैं जल्दी से यहां लिख रहा हूं। तो एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ई वेक्टर बराबर है 4i कैप -2j कैप +3k कैप, और ए वेक्टर बराबर है -i कैप +5j कैप +4k कैप। चलो भाई इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? जैसे अभी सिखाया वही वाला सीख के बताओ जल्दी से। इसका आंसर कौन बताएगा? है? तो कैसे करना होगा आपने? 4 1 जा किसमें? 2 5 जा 10 किसमें? माइनस में। 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 12। आंसर इज, कर पाओगे? है ना? समझ में आ गया? तो ऐसे में फ्लक्स निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात। देखो इसमें एक चीज बात थी, अब इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते होंगे? तो पहले नंबर तो
दो तीन चीजें आपको क्वेश्चन के आंसर से, सबसे पहले क्या याद कर लेना है, फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, ई एस, अब मैं एस में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। और में क्या भी फॉर्मूला होता है बच्चों, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। फिर पहला पॉइंट याद कर लो, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। मिनिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी। समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, फाई ई बराबर ई एस या ई ए, और यहां पर फाई की वैल्यू कितनी, 0। समझ गए। कितने टाइप के फ्लक्स होते हैं, दो टाइप के, कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो मेरे पास में ऐसा सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं, बताओ कौन सा फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर मेरे पास ऐसा सरफेस है और कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, तो बताओ कौन सा फ्लक्स है, कितने टाइप के फ्लक्स हो गए, ये नेगेटिव हो गया और ये बात समझ में आ गई, हाँ है ना। कितने टाइप के फॉर्मूला लगाकर हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं, दो टाइप की, एक तो ये भी लगा सकते हैं और एक ये भी लगा सकते हैं। कब कौन सा लगाना है समझ में आया है, चलो बताओ, फ्लक्स सदिश राशि है अदिश राशि, सदिश नहीं है, अदिश है दीदी। कौन सी राशि है, अदिश। कौन बताएगा मैंने कैसे पहचान लिया, बच्चों जो वाली राशि हमें डॉट गुणन से प्राप्त होती है वह हमेशा अदिश होती है, और जो क्रॉस गुणन से प्राप्त होती है वो हमेशा सदिश होती है। डॉट से बनी अदिश, क्रॉस से बनी सदिश, डॉट से बनी अदिश, क्रॉस से बनी, डॉट से बनी, क्रॉस से बनी। अब देखो मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, टाउ बराबर एक फॉर्मूला है पी साइन थीटा, मैंने पिछली क्लास में बताया था। बताओ टाउ सदिश है आदिश है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें, क्योंकि इसमें कौन सा थीटा है, साइन थीटा, तो इसे क्या लिखा जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस गुणन से जो बनेगी उस पर पी क्या लगेगा, वेक्टर। डॉट गुणन से जो लगेगी उस पर क्या नहीं लगेगा, वेक्टर। इसलिए ये कौन है, और इसलिए ये कौन है, सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, स्केलर। तो बताओ फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्लियर है। और जो ये वाला टाउ है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर स्केलर समझ में आ गया, ओके। बच्चों अभी हमने एक चीज देखी कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा, है ना। आपको एस में कंफर्ट है तो मैं एस लिख रहा हूं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था इससे हम क्या निकाल पा रहे थे, सर आप इससे क्या निकाल रहे हो, फ्लक्स। क्लियर है। अब फ्लक्स कहां निकाल पा रहे हो, ये देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फ्लक्स कहां निकाल पा रहे हो सर, दो टाइप के सरफेस में निकाल सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। और ये क्या है, सरफेस, ये क्या है, सरफेस। सरफेस का मतलब है इसको बोलेंगे खुला पृष्ठ और इसको बोलेंगे बंद पृष्ठ। कहां फ्लक्स निकाल सकते हो आप इस सूत्र से, सर खुले पृष्ठ में भी और बंद पृष्ठ में भी। क्लियर। लेकिन सर एक समस्या है इस फॉर्मूले में, क्या समस्या है, सर इसको निकालने के लिए मुझे एक, दो और तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर एक भी नानी के घर चली गई, थीटा चला गया या ई चला गया या एस चला गया, मतलब तीन में से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो हमारे पास फ्लक्स की गणना करना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है फ्लक्स की गणना करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता है, तीन। नाम बताओ, ई एस थीटा। तो ये थोड़ा सा कठिन सूत्र हो रहा है। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि भाई साहब इसका एक सूत्र, सरल सूत्र होना चाहिए, और उन साइंटिस्ट का नाम है क्या, गॉस। गॉस नाम के एक वैज्ञानिक आए हैं और गॉस नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि इसका एक सरल सूत्र होना चाहिए। तो फ्लक्स महाराज बोले कि भाई साहब मेरी तो बस की है नहीं,
मेरा जो सूत्र है वह यही है, यदि आपकी बस की हो या आप में इतना टैलेंट है तो आप एक नया सूत्र बना लो। तो गॉस ने फिर नए सूत्र बनाने के लिए क्या किया, काम। कई बार बच्चों को जब हम 12th भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पता ही नहीं होता है कि हमने गॉस की थ्योरम पढ़ी क्यों है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि गॉस की प्रमेय कुछ अलग चीज नहीं है, ये फ्लक्स निकालने का ही एक सूत्र है। समझ में आया? और वह कैसा सूत्र है सर? पुराने सूत्र की तुलना में एक सरल सूत्र है। पुराने सूत्र में क्या समस्या थी सर? पुराने सूत्र में यह समस्या थी कि तीन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। यदि मेरे लिए एक व्यक्ति है जो मेरा खाना भी बना दे, मेरे कपड़े भी धो दे, मेरे घर में सफाई भी कर दे, तो मैं 3 लोगों को क्यों अपॉइंट करूंगा? या मेरे घर में मेरे ऑफिस का काम भी कर दे, है ना, मेरा टाइपिंग वर्क भी कर दे, मेरे लिए सारी चीजें भी कर दे, तो मैं 3 लोगों को क्यों रखूंगा? एक से काम चलाऊंगा। तो सरलता किस में है? एक में। और कितने में सरलता नहीं है? 3 में। ये सरलता सूत्र किसने बनाया? गॉस ने। और गॉस ने दी एक क्या? थ्योरम, जिसे हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। अब गॉस ने क्या किया? पहले नंबर काम किया किस सरफेस में? ओपन में। लेकिन गॉस क्या हो गए? फेल। बात को ध्यान से सुनिएगा तो पकड़ लोगे आप, क्योंकि एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो अंदर से खींचे जाते हैं, बाहर से नहीं आते सीधे सीधे कि राम की माँ का नाम बताओ, मोहन की माँ का कौन है। वो पूछता है मोहन की मौसी की चाची की लड़की जो इंग्लैंड गई थी उनका नाम बताओ। आप बताओ मौसी की लड़की के इंग्लैंड कौन गई थी? अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शादी पार्टी में जब जाते हैं तो शादी पार्टी में हमारी मदर या हमारे रिश्तेदार हमें मिलाते हैं कि देखिए इनसे मिलो, ये देखो ये बरेली वाली मौसी हैं। कुछ लोगों से हम बड़े इंटरेस्ट से मिलते हैं। हाँ बरेली वाली मौसी, आपके बारे में तो मैंने सुना है, ओ आप कितना अच्छा डांस करती थी। ये मतलब जिनके बारे में सुना होता है उनके बारे में मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, और जिनसे नहीं सुना, किसी ने मिला था, बरेली वाली मौसी इधर हमारा मैसेज आ रहा व्हाट्सएप पे, तो अपन इंटरेस्ट से नहीं देते। और मान लो मम्मी ने उन मासी के पास में अपना क्या छोड़ दिया? मोबाइल। मम्मी घर पे आई और उन्होंने हमसे पूछा कि भैया वो तो, अरे मेरा मोबाइल कहाँ रह गया? और वो बरेली वाली मौसी के पास रह गया था। बेटा तुम तो जानती हो ना। अरे मैं क्या जानती हूँ, मैं तो व्हाट्सएप पे जैसे देख रही थी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट से उसे सुना नहीं। तो ऐसे ही जब हम क्वेश्चन को इंटरेस्ट से नहीं सुनते ना, और जब वो बरेली वाली मौसी मोबाइल लेके चली जाती हैं या उनके पास मोबाइल छूट जाता है, मतलब जब वो पेपर में आता है क्वेश्चन तो हमें फिर याद नहीं आता। और अगर हमें इंटरेस्ट से उससे मिला हो तो जब भी किसी क्वेश्चन से मिलो बड़े इंटरेस्ट से मिलो। वाह बरेली वाली मौसी से पूछो, हाँ आप कहाँ रहती हैं, कैसी रहती हैं, आप खाना कैसे पकाती हैं, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। और ऐसे ऐसे लेते लेते उनका नंबर भी ले लो, जिसमें बरेली वाली मौसी के पास अगर मोबाइल चला जाए तो हम कॉल करके उन्हें बता दें। तो ऐसी क्वेश्चनों के साथ होता है। क्वेश्चन को डील करना कैसा? जब भी कोई टॉपिक पढ़ो इतने इंटरेस्ट से पढ़ो, हम लोग आगे चलकर ऑपरेशन में हेल्प कराएंगे, तो अभी से पहले से ऑपरेशन करना सीख लो। किसका ऑपरेशन? मनुष्यों का नहीं, अभी मनुष्यों का नहीं करना, अभी क्वेश्चनों का ऑपरेशन करना सीख लो, क्योंकि ऑपरेशन करके ही पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर का इंटेस्टाइन या फिर आंतें कैसे काम कर रही हैं, लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी का शेप ठीक है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? बाहर से देख के पता चलेगा? हाँ तुम्हारा चेहरे से पता चल रहा है कि तुम्हारा किडनी का शेप खराब हो रहा है। हाँ वाह यार क्या बात है, ऐसे बता सकते हैं? नहीं। तो फिर ये सारी जो थेरेपी होगी वो किस काम की है? बोले एंडोस्कोपी मत कराओ, सोनोग्राफी मत कराओ, इनकी आंखें सोनोग्राफी। तो ये क्वेश्चन में ऑपरेशन करना सीखो। बेटा हमने बात की कि हमारे पास एक फ्लक्स है और फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो 2 प्रकार के पृष्ठों में फ्लक्स की गणना कर सकता है। बट इसमें एक समस्या थी कि इस सूत्र में 3 चीजों की आवश्यकता थी। हम चाहते थे कोई एक सरल सूत्र बन जाए, और ये दायित्व किसने लिया? गॉस ने। गॉस ने कहा मैं बनाता हूं इसका सूत्र। उन्होंने काम करना शुरू किया किसमें? ओपन में। लेकिन क्या हो गए? फेल। याद कर लो कौन से में कौन सी थ्योरम नहीं लगती? ओपन सरफेस या खुले पृष्ठ में कौन सी प्रमेय कार्य नहीं करती? तो गॉस प्रमेय फिर कहां काम करती है? याद हो गई? तो गॉस प्रमेय इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन अ क्लोज सरफेस। ओके, तो इन्हें कहां पर सक्सेस हासिल मिली?
ऐसा इन्होंने क्या लिया होगा, क्लोज सरफेस। इन्होंने कहा भाई साहब मुझे इतनी सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे इसमें क्या पता हो, क्यू। क्यू को क्या कहते हैं, आवेश, चार्ज। और इस चार्ज में अगर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/एप्सिलॉन नॉट को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, फाई। फाई को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और जो इन्होंने यहां पर ये सीखा उसी को एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे दी। क्या दे दी, द टोटल कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पासिस थ्रू अ विच सरफेस, क्लोज्ड सरफेस is 1/एप्सिलॉन नॉट times of charge enclosed in a closed surface। कौन सी थ्योरम कह रही है ये, गॉस थ्योरम। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण कौन, विद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ में उपस्थित किसका, आवेश का कितना गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कौन सी थ्योरम ने कहा ये, और गॉस थ्योरम ने जब ऐसा कहा तो उसके लिए क्या बना दिया कि इसका मतलब क्या हुआ, फाई होगा कितना गुना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना किसका होगा, क्यू का। तो बच्चों इससे क्या मिला, एक सूत्र। क्या सूत्र है, Q/एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये किसका सूत्र होता है, सर ये पहली यदि हम बात कहें तो ये फ्लक्स का सूत्र होता है। और ये किस थ्योरम से दिया गया, गॉस थ्योरम से। तो गॉस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्लियर और नॉट। तो अपने पास में अब फ्लक्स के कितने सूत्र आ गए बेटा, 3 सूत्र आ गए, बहुत बढ़िया। फ्लक्स के 3 सूत्र आ गए। पहला सूत्र हो गया फाई बराबर ES cos थीटा, दूसरा हो गया फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर, और तीसरा फॉर्मूला हो गया फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है पेपर में, वो क्वेश्चन देखिए और आप कोशिश करिए कि वो बन जाए आप पे। क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passes through 1 coulomb charge। 1 coulomb charge, 1 coulomb आवेश से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, बल रेखाएं गुजरती हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक जगह और करवाया था, उसमें था हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर है, ये ध्यान से पढ़ना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चों जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहे, अंधेरे में आप तीर लगा सकते हैं इसके लिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब फ्लक्स होता है। क्योंकि जो फ्लक्स की हम काम करते हैं, होती तो बहुत सारी फोर्स लाइंस है, बट जो हम स्पेशल फोर्स लाइंस होती है, आपने देखा होगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जो भी सक्सेस बच्चे होते हैं उन्हीं की फोटो लगी होती है, जबकि पढ़ते तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब है किसी पृष्ठ में बहुत सारी क्या होती है, बल रेखाएं।
बट किसी भी क्षेत्र की प्रबलता को कौन प्रदर्शित करता है? वे बल रेखाएं जो कैसे गुजरती हैं? 90 डिग्री पर। ऐसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसकी बारे में जो उसकी कोचिंग की क्वालिटी को कौन बताते हैं? वो बच्चे जो परफॉर्म कर गए, जिनका क्या हो गया? सिलेक्शन। यस सुनो, तो सिलेक्शन वाले बच्चों की फोटो लगाते हैं। इसका मतलब है कोचिंग की गणना हम किस आधार पे करते हैं? सर उसमें तो 100 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सर उसमें तो 50 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 100 वाला अच्छा है 50 वाला कम है, क्योंकि 100 बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए? क्योंकि अच्छा पढ़ाते होंगे। हाँ है ना? ऐसे ही किसी भी विद्युत पृष्ठ की क्षमता या उसकी योग्यता या उसकी प्रबलता को कौन बताता है? तो आंसर है फ्लक्स बताता है ना? और फ्लक्स बताने के लिए हमारे पास में जब भी कभी क्या क्या बात आ जाए, इलेक्ट्रिक लाइंस, तो समझ जाओ इसमें देखो कहीं भी नहीं लिखा फ्लक्स, लेकिन हम क्या समझ जाएंगे, क्या निकालना है? फ्लक्स। और कितने कूलाम चार्ज से? कितना कूलाम चार्ज है? 1 कूलाम। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए। एक फॉर्मूला था फाई बराबर कौन? ES cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला था बेटा फाई बराबर कौन? E वेक्टर डॉट S वेक्टर। और तीसरा फॉर्मूला अभी पढ़ा दिया, क्या? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कौन सा सूत्र है जो आवेश को लेकर फ्लक्स देता है? तीसरा। तो आवेश और फ्लक्स में संबंध वाला सूत्र है तीसरा, जिसका नाम है कौन सी प्रमेय? गॉस प्रमेय। तो इसी सूत्र को हम यूज कर लेते हैं। फाई बराबर Q की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में कौन है? एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये टंग पर याद होना चाहिए। अब देखो इसको कितना सरल है, इस ऐसे इतना देखकर अपन को डरना नहीं है, इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 की घात 12 ऊपर चली गई है ना? इसमें कितने दशमलव अंक है? 3। इतने ही जीरो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। अरे आ जाएंगे। नीचे कितना हो जाएगा? 8854, 8854। लेकिन ये वाली संख्या 1000 से बड़ी है, तो ऊपर वाली संख्या को बड़ा बनाओ। बड़ा कैसे बनाओ? बाजू बाजू से उधार ले लो। उधार कितना ले लें हम? 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10,000 और 10 की घात क्या हो जाएगी? 11। और 8 दशमलव सॉरी दशमलव तो हट गया, कितना हो जाएगा हमारे पास? 8854। अब इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 10,000 में 8,000 कितने बार भाग जाएगा? तो आंसर है 1 बार। फिर क्या लगाएंगे? दशमलव। फिर से भी भाग जाएगा तो 1 ही बार जाएगा। तो इसका आंसर देखो कितना अच्छा है, सुंदर सा आंसर है। इधर भी 1 1, इधर भी 1 1। याद कर लो, यूनिक आंसर है। क्या है? 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 11। क्या है इसका आंसर? 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 11। कर पाओगे? तो बताओ एक कूलाम आवेश से कितने फ्लक्स गुजरते हैं? एक कूलाम आवेश से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या बताइए। 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 11। गॉस प्रमेय किस प्रकार के पृष्ठ में कार्य करती है? बंद पृष्ठ में। किसमें काम नहीं करती? कब फ्लक्सों का मान अधिकतम होता है? वेरी गुड। कब फ्लक्सों का मान कम होता है? 90 डिग्री। क्लियर है? यदि किसी भी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं तो ऐसे फ्लक्सों को कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। यदि बल रेखाएं अंदर आ रही हैं तो कहेंगे। फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या है? फाई बराबर ES cos थीटा। अनदर फॉर्मूला इज व्हाट? फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर। अनदर फॉर्मूला इज व्हाट? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक कूलाम आवेश से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं? 1.1 इंटू 10 टू दी पावर। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। समझ गए? एक बात और सिखा देता हूं, और वो है इससे फ्लक्स से रिलेटेड, वो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या नाम है? डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे हम हिंदी में विमीय सूत्र कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है और उसी के आधार पर हम बनाएंगे। बच्चों अगर आपको किसी का क्या पता चल जाए? मात्रक, तो मात्रक देखकर ही हम उसका क्या बना सकते हैं? विमीय सूत्र।
हमें पता है कि इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। बच्चों आपको एक डायमेंशनल हमेशा याद होना चाहिए, वो है बल का। बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका विमी सूत्र ml_t-2 होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ml_t-2 मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, मीटर। मीटर का क्या होता है, एल, और उस पर क्या लगा है, स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, कूलम। कल की क्लास में मैंने बताया था इसका होता है 80। अब आप इसे बेटा हल कर लीजिए। एम और एल स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा, ml3। t-2 है, ये t ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा और a-1। a-1। तो आंसर याद कर लीजिए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ml3 t-2 t-3 a-1। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये था फ्लक्स का टॉपिक, जल्दी से एक बार देख लीजिए और फिर मैं इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस बता रहा हूं। आज पूरा फ्लक्स खत्म करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला है फाई बराबर ES cos थीटा या EA cos थीटा। अनदर फॉर्मूला है फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर या E वेक्टर डॉट A वेक्टर। दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सारी फोर्स लाइन बाहर जा रही हैं पॉजिटिव फ्लक्स, अंदर आ रही हैं तो नेगेटिव फ्लक्स। क्लियर है? मैक्सिमम फ्लक्स तब मिलेंगे जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, मिनिमम फ्लक्स तब मिलेंगे जब हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल कैसे हैं, तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हो सकता है और दूसरा डॉट प्रोडक्ट वाला न्यूमेरिकल हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आ जाए सबसे पहले लपक लेना इसको, क्योंकि मैंने आपको इसमें बात सिखा दी, आई का आई में, जे का जे में, के का के में करोगे तो 1 मिलेगा और आई का जे में, जे का के का आई में करोगे तो 0 मिलेगा। मतलब हम डिफरेंट वाला करेंगे ही नहीं, हम करेंगे सेम वाला। तो बस केवल इधर लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको देखो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अरे आ जाएगा। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट से बना है इसलिए हमसे कोई पूछे फ्लक्स किस प्रकार की राशि है तो अदिश राशि है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बातें समझ में आई है? चलो अब इसकी बात करते हैं, इसके हैं आगे क्या, तो इसके आगे है हमारे पास, इसको कहते हैं एप्लीकेशंस। इनके केवल फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आया तो आप जनरली कर लोगे, मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊंगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसे कहेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं और या फिर इनका न्यूमेरिकल पूछा गया है तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर एक बात करते हैं, पहले मैं एक बात सिखा दूं, यहां अलग से बात सिखा दूं। सबसे पहले इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ेंगे हिंदी में, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं बच्चों? मेरे पास मान लो एक ऐसा वायर है और जब मैं इस वायर को कुछ क्या दूंगा, आवेश, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है ना? दूसरा, मैं मानता हूं कि मेरे पास ऐसा एक क्या है, सरफेस, और जब मैं इस सरफेस को कुछ क्या देता हूं, चार्ज, क्या देता हूं, चार्ज, तो ये भी इसके पृष्ठ पर समान रूप से, ये प्लस प्लस चार्ज दे रहे हैं हम, समान रूप से वितरित हो जाता है। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास ऐसा क्या है, एक पृष्ठ या एक सब्सटेंस है और जब मैं इसको भी बेटा क्या देता हूं, प्लस क्यू आवेश,
तो यह भी इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो पहला लेसन याद करिए कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, आवेश कैसा वितरित होता है। तो आंसर है, ये सारी कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो आवेश कैसा वितरित हो रहा है, एक समान। एक समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं आपको, चार्ज। मैं आपको चार्ज कर रहा हूं ना भाई, आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको चार्ज कर रहा हूं। आपकी बैटरी लो है तो आपकी बैटरी को हाई कर रहा हूं कि जिससे आपको भी नॉलेज आ जाए। तो मैं क्या किसी के कान में अलग से फूंक रहा हूं या किसी के कान में बोल रहा हूं, नहीं, मैं सबको बराबर दे रहा हूं। इसका मतलब है when we give the charge to any substance then the charge is always distributed uniformly। जब भी हम किसी भी वस्तु को कोई आवेश देते हैं, हमेशा आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। अब लेकिन हमने यहाँ 3 प्रकार का वितरण चेक किया। पहला वितरण अगर ध्यान से देखें तो ये जो वितरण हुआ है वो किसकी फॉर्म में हुआ है, तो आंसर है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। लेंथ बोले तो किसमें, लंबाई के रूप में वितरण हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले को अगर हम ध्यान से चेक करें तो ये वाला जो हुआ है वो एरिया की फॉर्म में हुआ है। एरिया बोले तो सरफेस, सॉरी सरफेस, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, इसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के रूप में हुआ है। और अगर मैं तीसरे प्रकार का देखूं तो बताओ ये किसके रूप में हुआ है, तो आंसर है वॉल्यूम। क्योंकि हम जानते हैं सिलेंडर जो है, बेलन है, उसके पास आयतन होता है और ये जो आयत है उसके पास में क्षेत्रफल होता है, और अगर कोई वायर है तो उसके पास लंबाई होती है। यहां पर इसको क्या कहेंगे, आयतन। बहुत आराम आराम समझा रहा हूं, बिल्कुल एब्जॉर्ब करके पढ़िएगा। तो बच्चों हो सकता है कि जिसको हम आवेश दे रहे हैं वो केवल लंबाई रखता हो सकता है कि जिसको हम आवेश दे रहे हैं वो क्षेत्रफल रखता हो सकता है हम जिसको आवेश दे रहे हैं वो आयतन रखता हो। यदि हमारा आवेश लंबाई के रूप में वितरित होता है, यदि हमारा आवेश क्षेत्रफल के रूप में वितरित होता है, यदि हमारा आवेश आयतन के रूप में वितरित होता है, तो इनको अलग अलग नाम से जानेंगे। अगर ये वाला है तो इसे पहला बोलेंगे, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, बताओ रेखीय आवेश वितरण क्या है भाई। When the charge distributed in the form of length, then it's said to be a linear charge distribution। जब कभी आवेश लंबाई के रूप में वितरित होता है तो ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आया, सिंपल है। दूसरा वाला, अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज कौन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो कौन बताएगा कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है। When the charge is distributed in the form of area, जब कभी आवेश क्षेत्रफल के रूप में वितरित होगा तो ऐसे को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। बताओ तीसरा कौन, तीसरा कौन तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे क्या पढ़ते हैं, आयतन आवेश वितरण। अरे कुछ समझ में आया। तो बच्चों कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होते हैं, तो चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 फॉर्म। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब जब आप छोटी क्लास में रहे होगे, मैं इसको अभी थोड़ी देर से लेता हूं इस टॉपिक को, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
जब आप छोटी क्लास में रहे होगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, याद हो यदि, वो है घनत्व। क्या नाम है? घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। अरे क्या कहते हैं? डेंसिटी। अब जो मैं बता रहा हूं उनमें फॉर्मूले बहुत याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाएंगे, डायरेक्ट यूनिट पूछी जाएंगी, और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू तो आंसर आएगा। बच्चों, कौन जानता है कि घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अरे यही बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो जो हमें मिलता है उसे कहा गया है क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको समझ में आया? बच्चों, डेंसिटी को यदि हम डिफाइन करें तो आपने यदि डेफिनेशन बनाना सीखा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीखा है तो सुन लीजिए। कभी भी फिजिक्स में जो भी राशि नीचे रखी हो, नीचे मतलब एक होता है अंश और एक होता है हर, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो जो भी राशि हर में रखी हो उसके आगे एक शब्द लगाकर पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं यूनिट। क्या? यूनिट। हिंदी में बोलते हैं एकांक। तो ये क्या लिखा है? एकांक आयतन। ये क्या लिखा है? यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या लिखा है? द्रव्यमान। तो ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैं एकांक आयतन में क्या हूं? द्रव्यमान। तो क्या होती है डेफिनेशन ऑफ घनत्व? किसी वस्तु के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे ही वस्तु का घनत्व कहते हैं। द मास प्रेजेंट in unit volume of a substance. The mass present in unit volume of a substance is called density. क्यों ऐसा होता था? सर, हमेशा मास वॉल्यूम की फॉर्म में ही रहता है। अब ऐसा ही कुछ हम यहां पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा कब है? पुराना वाला। तो मास केवल किस में हो सकता था? वॉल्यूम में। लेकिन चार्ज ने कहा कि भैया मैं एक ऐसा प्राणी हूं कि मैं अकेला वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं है, मैं लेंथ में भी हो सकता हूं, मैं एरिया में भी हो सकता हूं, मैं वॉल्यूम में भी हो सकता हूं। तो मास के लिए जो घनत्व निकाला गया, द्रव्यमान के लिए घनत्व निकाला गया, उसमें नीचे केवल क्या लिया गया? वॉल्यूम। लेकिन यदि यही चीज हम अब यहां पर निकालें तो अब हम कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, नाम है क्या? चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे? आवेश घनत्व। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और बहुत याद के लिए रट्टा नहीं मारना है आपको, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी, कोई बोलेगा चार्ज डेंसिटी क्या है? सर, अगर आप चार्ज को अगर आप चार्ज को डिवाइड कर दो किससे? लेंथ से, तो ये क्या बन जाएगी? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज कहां पॉसिबल है? लेंथ में। अगर आप सर चार्ज को डिवाइड कर दो किससे? एरिया से, तो ये भी क्या बन जाएगी? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि द्रव्यमान को केवल आयतन से भाग देने पर घनत्व बनता था, बट आवेश को लंबाई से, क्षेत्रफल से, आयतन से, किसी से भी भाग देने पर क्या बनेगा? घनत्व। क्योंकि द्रव्यमान केवल कहां संभव था? आयतन में। बट आवेश कहां संभव है? सर, लंबाई में भी है, क्षेत्रफल में भी है, और आयतन में। बात कुछ समझ में आई? हाँ है ना? और यहां पर Q को अगर डिवाइड कर दो किससे? V से, तो ये भी क्या बनेगी? डेंसिटी। बट ये डेंसिटी अलग है, और ये डेंसिटी, ये इस वाली डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है उसे बोलते हैं लैम्डा, और इस वाली को रिप्रेजेंट करने वाला है उसको बोलते हैं सिग्मा, है ना? ये सब आगे काम में आने वाला है। और इस वाली को रिप्रेजेंट करने वाले को बोलते हैं रो। तो इसको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं? तो पहली वाली जो लिखी हुई है इसे कहते हैं लीनियर, क्योंकि लेंथ की बात हुई, और चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं इसे?
लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। चलो इसको क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं इसलिए आप पढ़ते जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आपके जो नोट्स बनवाऊंगा उसी में से आ जाएगा, बट आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, कंसंट्रेट हियर। चिड़िया की आंख देखना है, सब कुछ मत देखना। तीसरा बताओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब कितना आसान हो गया है इसका क्या बनाना फॉर्मूला। कभी भी आपसे कोई कहे कि मुझे किसी चार्ज डेंसिटी का क्या बना के बताइए या क्या होता है उसका फॉर्मूला, कैसे बनाते हैं सर, अगर आवेश को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब आवेश में भाग दे दिया जाए, किसका सर, लंबाई का, सर क्षेत्रफल का, सर किसका, आयतन का, तो वो बनकर तैयार होती है क्या, चार्ज डेंसिटी। अगर लेकिन लंबाई का दोगे तो फिर उसे एक पढ़ा जाएगा लीनियर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और क्षेत्रफल का भाग दोगे तो, और आयतन का भाग दोगे तो। अब देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, समझ में आया है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आया ना। द चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया इज सेड टू बी अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज सेड टू बी अ, ठीक है। अब एक अगला टर्म सीखेंगे इसी में, चलो बताओ कौन बताएगा इसका यूनिट क्या है। यूनिट मैंने कैसे सिखाया, फॉर्मूला देखो बताओ, तो इसका ऊपर वाले का कूलाम, नीचे का मीटर। चलो तो कौन बताएगा इसका यूनिट, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। इसका लो याद हो गया, याद हो गया। अब कभी भी ये आ जाए तो बेटा इतना रटना नहीं, इसको भूलना नहीं, कैसे मैंने क्या बताया, आवेश को भाग दे देते हैं, किससे, लेंथ से, एरिया से, और किससे, वॉल्यूम से, क्या बन जाती है उसकी डेंसिटी या फिर घनत्व। लेंथ से भाग दो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया से भाग दो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम से भाग दो तो, इसको देखो क्यू, क्यू की यूनिट कूलाम, नीचे वाले की मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर क्यू, याद रहेगा सबको, ओके। अब सुनो भाई आगे की बात, आगे की बात क्या है, सर आपने ये मुझे सूत्र बता दिए, इनका उपयोग कब करते हैं, तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि फलानी फलानी जगह पर हमें क्या निकाल के बताओ, चार्ज डेंसिटी, तो भी यहां इनका क्वेश्चन यूज करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि किसी चालक की या किसी वस्तु की 2 मीटर की इसमें लंबाई में 10 कूलाम का क्या है, आवेश है। 2 मीटर की लंबाई में कितना आवेश है, 10 कूलाम का, तब आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो बड़ा ही सरल है, अगर आपको क्या याद है फॉर्मूला, उसने कहा कि लंबाई कितनी है 2 मीटर, आवेश कितना है 10 कूलाम, कौन बच्चा बता सकता है इसका आंसर, 5, वेरी सिंपल आ गया है ना। और साथ में उसने ऑप्शन में सब में 5 5 5 दे दिया, और यहाँ लिख दिया कूलाम मीटर, यहाँ लिख दिया कूलाम मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया कूलाम मीटर क्यू, और यहाँ लिख दिया कूलाम मीटर की पावर 4, तो गड़बड़ हो गया। अब ये इसमें दिमाग लगाना है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने लंबाई से भाग दिया है तो कूलाम क्या आएगा, मीटर। देखो जब सरल क्वेश्चन देगा तो यहाँ गड़बड़ कर देगा व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि इसका जवाब तो सब दे देंगे, लेकिन जैसे ही तुम ऑप्शन देखोगे, ओ
अरे यार इसमें तो गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें यूनिट है, लेकिन आप में थोड़ा सा दिमाग है तो आप इसका आंसर दे दोगे कि दिस इज द आंसर। क्या है? 5 कूलाम पर मीटर। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अभी हमने कुछ सूत्र देखे और सूत्र कैसे थे, तो पहला सूत्र था लेमडा, लेमडा बराबर था क्यू अपॉन एल। दूसरा सूत्र था बेटा सिग्मा, सिग्मा बराबर था क्यू अपॉन ए। तीसरा सूत्र था रो, और रो बराबर क्या था? क्यू अपॉन वी था। ये सारे जो सूत्र होते हैं ये किसके? चार्ज डेंसिटी के होते हैं। किसके होते हैं? चार्ज डेंसिटी, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। बच्चों लेकिन इन सूत्रों का उपयोग कब करते हैं और कब नहीं करते, ये भी सीखो जल्दी से। तो मेरे पास में दो टाइप के क्या हैं? कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो चालक। चालक कौन होते हैं? जो आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। तो चालक कौन होते हैं? जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बच्चों ये कंडक्टर जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इनको देखिए। पहला कंडक्टर होता है जिसे बोलते हैं ठोस, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं खोखला। क्या बोलते हैं? खोखला। ठोस को बोलते हैं सॉलिड और इसको बोलते हैं शेल। ये वर्ड बहुत याद रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बताया मैंने? कंडक्टर कितने टाइप के? दो टाइप के, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, है ना। होलो को क्या बोलते हैं? शेल। तो ये शेल शब्द याद रखना। और शेल को एक और नाम से जाना जाता है हिंदी में कवच। आपने नरमुंड कवच देखा? नरमुंड कवच किसी ने देखा? देखा होगा, झूठे बोल रहे थे। आपने तो देखा होगा। देखा है किसी ने नरमुंड कवच? अरे हेलमेट, नर है हम, ये हमारा मुंड है और ये मेरा कवच है, तो इसको बोलते हैं नरमुंड कवच। ठीक है, तो नरमुंड कवच आपने देखा होगा सबने। अब तो देखा ना नरमुंड कवच, है ना। अपन शुद्ध हिंदी का कम उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी अपन लोग खिचड़ी बना के ज्यादा पढ़ते हैं। हेलमेट, हेलमेट इज द वर्ड इन इंग्लिश बट इज इन हिंदी दिस इज सेड टू बी अ नरमुंड कवच। ठीक है ना। जैसे अपन लोग जानते हैं ना ट्रेन को, ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौहपथगामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली गामिनी, है ना। और कैसे बोलेंगे? सर मैं आज मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ लौहपथगामिनी से, है ना। तो ऐसे तो नहीं बोलते ट्रेन से। तो जनरली अपन लोग क्या हिंदी का प्योर यूज नहीं करते। अब आ जाओ ठोस में। ठोस का मतलब क्या है बच्चों? एक मेरे पास कंडक्टर है, इसके अंदर भी क्या है? मटेरियल। क्या है? बाहर भी मटेरियल है और अंदर भी मटेरियल है। एक मेरे पास कंडक्टर है जिसके बाहर तो मटेरियल है बट अंदर कोई मटेरियल नहीं है। समझ गए? अब देखो नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा इससे। यदि किसी कंडक्टर के अंदर भी मटेरियल या पदार्थ हो, बाहर भी पदार्थ हो, तो ऐसे कंडक्टर को ठोस या सॉलिड कहते हैं। और अगर हमारे पास में कंडक्टर है जिसके अंदर कोई पदार्थ ना हो, खोखला रहता ना भाई, जब भी तो हमारी मुंडी उसमें जाती है ना, खोखला है। तो जो अंदर से खोखला है, बाहर से खोखला नहीं है, बाहर पदार्थ है अंदर पदार्थ नहीं है, उसे क्या कहेंगे? शेल या कवच। बच्चों अब मैं अगर दोनों को क्या देता हूं? चार्ज। मैंने मान लीजिए दोनों को क्या दिया? चार्ज। इसको भी क्या दिया? चार्ज। तो यहां पर ये चार्ज यहां पर ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? चार्ज। और यहां पर जब जाएगा तो ये ऐसे 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 चला जाएगा और अंदर में चार्ज की वैल्यू क्या? कंसेप्ट याद करो। कंसेप्ट होता है, चार्ज कहता है कहां से आया हूं मैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। कहां से आया हूं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? सर नाभिक में, न्यूक्लियस में। सर न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम में। एटम मतलब परमाणु में। सर परमाणु कहाँ होते हैं? सर अणु में, मॉलिक्यूल्स में।
मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं सर? मटेरियल में। अब मटेरियल नहीं तो मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं तो एटम नहीं, एटम नहीं तो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं तो चार्ज भी नहीं। इसका मतलब है द चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द मटेरियल बॉडी। इफ देयर इज नो मटेरियल देन देयर इज नो चार्ज। आवेश हमेशा पदार्थ में उत्पन्न होता है, यदि पदार्थ नहीं है तो आवेश भी। तो बताओ, खोखले चालक को 10 कूलाम का आवेश देने पर उस खोखले चालक के अंदर कितना आवेश होगा? याद हो गया कंसेप्ट? हाँ है ना, समझ गए? तो खोखले चालक को आवेश देने पर सारा आवेश कहाँ वितरित हो जाता है? बाहर। अंदर आवेश कितना होता है? 0। क्यों होता है 0? क्योंकि अंदर कोई क्या नहीं है? मटेरियल, पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं, आवेश नहीं, आवेश नहीं, पदार्थ नहीं। बात कुछ समझ में आई? पदार्थ है, आवेश है, आवेश है, पदार्थ। समझ गए? हाँ है ना, ये कंसेप्ट समझ में आया? अब बच्चों, जिसके अंदर ही आवेश ना हो उसमें क्या होगा? आवेश घनत्व 0। भाई आवेश नहीं है तो घनत्व कहां से आएगा? भाई आवेश में तो भाग देके घनत्व निकाला है, तो जहां क्या नहीं है वहां क्या नहीं है, मतलब ये सूत्र कहां नहीं लगाते? खोखले चालक में। कहां लगाते हैं? कुछ समझ में आ गया? तो जहां भी हम ये वर्ड यूज कर ले शेल, वहां पर लेमडा रो सिग्मा का उपयोग नहीं होता। उन सूत्रों में भी वो नहीं आएंगे भूल कर भी। समझ गए? तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब आ जाते हैं जो मैं आपको बता रहा था, और उसका नाम है क्या? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, प्रमेय के अनुप्रयोग। अब जो बातें मैं बताऊं वो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करना है आपको, आपको उनके कंसेप्ट और उनके फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चनों पे काम करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, पहला अनुप्रयोग कैसे पहचानते हैं कि गॉस का अनुप्रयोग हो? कभी भी आपको किसी किससे चार्ज, मतलब क्या, आवेश से क्या निकालने को कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालने को कही जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे ही क्या कहा गया है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितने भी प्रकार के चालक हैं, निकालना है तो वहां सब जगह किसका उपयोग किया गया? गॉस की प्रमेय का। और जहां जहां गॉस की प्रमेय का उपयोग किया गया उन सबको कहा गया गॉस के अनुप्रयोग। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं गॉस के अनुप्रयोग। कैसे? पहला अगर अनुप्रयोग बात करें तो देखिए, इसका हमें फॉर्मूला याद करना है और इसके बारे में समझना है थोड़ा। एक समान आवेशित सीधे लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, या लॉन्ग कंडक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है E, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, और इसका फॉर्मूला होगा E बराबर लैम्डा अपॉन ऑफ 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या सूत्र है बच्चों? E बराबर
लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें क्या आ गया बेटा, लेमडा। लेमडा क्यों आया सर? लंबाई है, लंबे चालक की बात की गई, सीधे लंबे की, तो इसमें लंबाई है। और जो चालक है वो कैसे लिया गया होगा? एक तार लिया गया। क्या लिया गया? देखो बताता हूं इसके बारे में। एक हमने क्या ले लिया होगा? तार। मान लीजिए मैंने ऐसा तार ले लिया है और इस तार को हमने क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? आवेश। और यहां पर ये आवेश ऐसा क्या हो गया होगा? डिस्ट्रीब्यूट। अरे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां से मैंने मान लिया कि ये अपने से इतनी दूरी तक क्या दे रहा है? तीव्रता। और अगर ये इतनी दूरी तक यहाँ तीव्रता देगा तो ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा। भाई मैं यहाँ तक फोर्स लगा सकता हूँ तो यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। तो एक रेखीय अगर आवेश होगा, लीनियर चार्ज होगा, तो वो अपने चारों तरफ बल लगा सकता है। तो मैंने इसको त्रिज्या मानकर यहाँ पर एक क्या खींच दिया? वृत्त। इसको भी त्रिज्या मानकर यहाँ पर भी क्या खींच दिया? वृत्त। और जब दोनों वृत्तों को मैं क्या करता हूँ? मिलाता हूं, तो बन जाता है क्या? सिलेंडर। तो याद कर लो, रेखीय आवेश किस प्रकार का पृष्ठ बनाता है? सिलेंड्रिकल। याद हो गया? कौन सा आवेश? रेखीय आवेश किस प्रकार का पृष्ठ बनाता है? सिलेंड्रिकल बनाता है। अब जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाए थे छोटे छोटे से, वो यहां मैं बताता हूं। कोई बताएगा मुझे सिलेंडर में कितने पृष्ठ होते हैं? बताओ जल्दी से। कहाँ है? चार? तीन होते हैं। कौन कौन से? S1 पहला होता है, S1, दूसरा होता है S2, यहां से यहां तक की लेंथ में मान लेता हूं L है, और ये वाली डिस्टेंस R है। यहां पर हम तीव्रता निकालते हैं और ये छोटा सा पृष्ठ। ये वाला S3। किसी भी बेलन में तीन पृष्ठ होते हैं, S1, S2 और लंब वृत्ताकार पृष्ठ, लंब वृत्ताकार पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। ऊपर का वृत्त, नीचे का वृत्त और ये वक्र पृष्ठ। इसे कर्व सरफेस, इसे सर्कुलर सरफेस, इसे सर्कुलर सरफेस कहते हैं। ओके, देखना ध्यान से अब जो मैं बता रहा हूं। यहां पर मैंने इस पृष्ठ का छोटा सा क्या ले लिया? भाग। क्या ले लिया? यहां पर भी मैंने एक छोटा सा क्या ले लिया? भाग। और जो छोटे से भाग लिए हैं उनके लिए मैं कुछ बना रहा हूं। बच्चों जब भी ध्यान रखो, कोई भी प्लस आवेश हो, क्या हो? तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, और माइनस आवेश हो तो तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होती है। कौन से आवेश से कहां होती है? जल्दी से बताओ। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तीव्रता की दिशा बाहर। कौन सा चार्ज है? तीव्रता की दिशा अंदर। ये याद रखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो कहाँ होगी? बाहर की तरफ। हाँ, ये तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, यहाँ भी तीव्रता की दिशा कहाँ? बाहर की तरफ, और यहाँ तो बाहर की तरफ बनी है। ये पृष्ठ ऊपर बन रहा है तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ, ये पृष्ठ नीचे बन रहा है तो इसकी दिशा नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आ रही? अरे हाँ है ना? चलो बताओ, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा? 90 डिग्री। यहाँ कितना? और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ कितना? 0 डिग्री। क्लियर है? ये किसको बता रहा? ई को। ये किसको बता रहा? एस को। ये एस को, ये ई को। बताओ S1 से कितना फ्लक्स मिलेगा? अब आपको ऐसा डायग्राम बना के दे दिया और पूछा गया S1 से प्राप्त फ्लक्सों का मान कितना होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? 0। इन्होंने क्यों 0 दिया इसका आंसर? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि जब जब E और S के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। वहां से प्राप्त होने वाला फ्लक्स 0 होगा। यहाँ कितना मिलेगा बेटा? 0। क्या यहाँ पर 0 मिलेगा? नहीं। तो यहाँ फाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने एक बताया आपको कि कभी आपको एक डायग्राम बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस प्रश्न में फ्लक्सों का मान बताइए, तो आप बता सकते हैं ना? कितने डिग्री का एंगल दिख जाए, कितना लिख दो, और क्या दिख जाए? 0, तो कह दो कि नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया?
है ना। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला याद हुआ। अच्छा चलो, इससे क्वेश्चन आया कि ई अगर मैं क्या बढ़ा दूं, क्वेश्चन आएगा। पहले नंबर तो सूत्र याद कर लो, क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा बराबर सॉरी ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछा गया कि मैं इसकी क्या बढ़ा दूं, लंबाई, इसकी बढ़ा दूं लंबाई, इसकी क्या बढ़ा दूं लंबाई, क्या बढ़ा रहा हूं बेटा, लंबाई। बताओ तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन बताएगा। मैंने इसकी लंबाई बढ़ा दी तो बताओ तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले का एक सूत्र याद करना पड़ेगा इसके लिए, देखो कैसे, हाँ वेरी गुड, कैसे याद करना पड़ेगा। इसके पहले क्या सूत्र रहा होगा, देखो मैं इसी से बनाता हूं। ई बराबर लेमडा की जगह पर क्या रहा होगा, क्यू अपॉन में कौन एल, तो इसके साथ में लिख देता हूं 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब दिख गया आपको, अब बता सकते हो आप, बताओ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ाने से कम हो जाएगी। कोई पूछेगा आर बढ़ाने से, दूरी बढ़ाने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके दो रिलेशन याद कर लीजिएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी L एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट R। ये कौन सा एप्लीकेशन था भाई, फर्स्ट वाला, याद रहेगा, है सिंपल सा। अब देखो बेटा, अब देखो कितना सिंपल है। मान लो हमने एक न्यूमेरिकल पूछा, सबसे टफ न्यूमेरिकल कहलाता है इसका, लेकिन कितना सरल होता है। एक दिया गया कि एक हमारे पास तार है, एक समान आवेशित, और उसका आवेश घनत्व इतना है। इसका मतलब किसकी वैल्यू दी है, लेमडा की। कह रहा है कि उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या बता दो, तीव्रता। तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व, आवेश क्या घनत्व 5 कूलाम प्रति मीटर है, तब इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए। और अगर मैं ऐसा क्वेश्चन को लिखूं तो क्या क्या दिया है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो बेटा हमें दिया है लेमडा, लेमडा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर, और हमें आर दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है ई बराबर क्वेश्चन मार्क, सेंटीमीटर को तुरंत निपटाओ 10⁻⁻² मीटर में। बच्चों अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और नहीं पता है तो अगले साल कर लो, ठीक है ना। क्या हो गया है, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में उलझन कैसी है, बच्चा क्या करेगा, देखो लेमडा की वैल्यू रखेगा, सुनना काम की बात बता रहा हूँ, बहुत इजी है। लेमडा की वैल्यू रखेगा, फिर 2 तो रखा ही है, फिर पाई की रखेगा 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट की रखेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12, साथ में किसकी रखेगा आर। अगले जन्म तक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो करता रहेगा, इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास। देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत इजी कर लेंगे इसको। ऊपर मैंने लिख दिया 2 लेमडा, क्या लिख दिया, तो अगर ऊपर 2 लिख दिया तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हो गया, और क्या बचा है आर। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको,
देखो मैंने सरल कर दिया उसको, आपने ध्यान ध्यान दिया हो कि मैंने सरल कैसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर लिख लूंगा और ऊपर लिख लूंगा 2 लैम्डा अपॉन में क्या लिख लूंगा आर। बच्चों हमें सबको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ सरल वाला है। और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 2 इंटू में ये दिया है 5 बटे में दिया है 2 × 10⁻², 2 से 2 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, है ना। 9 पन्ना कितना होता है 45। ले भैया आंसर आ गया 4.5 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं 8। किसकी पूछी है न्यूटन पर कूलम। लो भैया जो आप करना चाहते थे अगर उससे करते तो मैं समझ रहा हूँ पूरा पेपर सॉल्व हो जाता, ये ना होता। अरे समझ में आई ट्रिक तो है नहीं है टफ, लेकिन दिख रहा है टफ। अब समझ में आ गया, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा हमारे पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर, सेकंड वन पर। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन का नाम है एक समान आवेशित चादर, पतली चादर, पतली चादर, या इस चादर को प्लेट भी बोलेंगे, प्लेट के कारण। जी वो वहां पर आपने 10 की पावर 7 हाँ जी, अरे सॉरी बोल वो हो जाएगा, सॉरी सही सही कह रहा हूँ, यहाँ गलती से हो गया, ये प्लस माइनस था ना, तो इसको कर दो कितना, इसको कर देंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा 11। वेरी गुड, किसने ध्यान दिया? ये बहुत बढ़िया, किसने ध्यान दिया? वेरी गुड। ये 11 आ जाएगा, ये -2 था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उसको गलती से लिख दिया अपन ने। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा इसका, ये 10 कर। ये हमने कैसे किया आपको ये वाला समझ में आया? दशमलव खिसकाना, इसको दशमलव इस तरफ अगर खिसकाओगे ना तो क्या हो जाएगा? कितनी पावर हो जाना चाहिए थी इसमें? कितनी थी 11, तो यहाँ होना चाहिए थी 12। कितनी होना चाहिए थी 12। क्यों होना चाहिए थी? इस तरफ जाओगे तो प्लस पावर और इस तरफ जाओगे तो, ये डेसिमल का कंसेप्ट याद कर लो, यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस पावर, यहाँ शिफ्ट करोगे डेसिमल तो माइनस पावर। हमने एक अंक शिफ्ट कर दिया तो एक प्लस पावर बढ़नी चाहिए, तो 11 से कितनी हो गई 12। इन्होंने जो मुझे बताया वो आपने समझ लिया क्या है, -2 पावर थी, ऊपर गई तो प्लस हो गई, 9 पहले से थी तो 9 और 2 ये लिखा था 11। अब 11 को फिर 12 कैसे बना दिया सर? दशमलव को खिसका दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक समान आवेशित पतली चादर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसको देखिए कैसे देखेंगे। एक हमारे पास चादर है, ये है, और इसको मैंने मान लीजिए कुछ क्या दिया है आवेश, कितना आवेश दिया +q। जब इसको आवेश देंगे तो अभी हमने कहा कसम खा के रखी है कि भैया किसी को भी हम आवेश देंगे सबको बराबर देंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने कसम खा के रखी है जिसको भी पढ़ाएंगे सबको बराबर पढ़ाएंगे। हाँ हो सकता है तुम कम ज्यादा पढ़ लो, लेकिन हम तो सबको बराबर पढ़ाएंगे। तो भैया ये क्या हो गई? एक समान आवेशित। और एक समान आवेशित अगर कोई चादर है तो बच्चों इसके पास में क्या होगा? क्षेत्रफल। अरे होगा ना। तो आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि जब इसका सूत्र आएगा तो इसमें सिग्मा आएगा। क्या आएगा? कैसे आएगा सिग्मा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा, क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है बेटा, याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भैया? एक पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जहां सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका सूत्र क्या होता है? Q अपॉन A। तो इसका एक और फॉर्मूला बताओ क्या होगा? E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई अब क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है कि अगर हम A बढ़ा दें
तो बताओ तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए कहाँ है, नीचे है ना, तो नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला कम हो जाएगा। याद कर लो, किसी भी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी तीव्रता घट जाती है। क्लियर। यदि इस पर घनत्व प्लस है तो ये वैल्यू पूरी प्लस में आएगी, और घनत्व किस समय है, माइनस में, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी। इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए, देखिए यहीं पे कंसेप्ट एक और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट और है ऐसी। कितनी प्लेटें हैं, दो, और दोनों प्लेटों में इस बार पर मान लो कौन सा चार्ज है, प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। ये अच्छे से देखिएगा, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ इस पर घनत्व कैसा होगा, प्लस सिग्मा, और इस पर घनत्व माइनस सिग्मा। इतना तो आता होगा दिमाग में, हो ना। चलो इस पर भी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, तीव्रता। मान लेते हैं कितनी है, E1। E1 बराबर क्या आएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ E2 बराबर कितना, माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E1 हो गया और ये E2। ठीक है। अब बच्चों देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। ऐसा डायग्राम बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बिंदु है P, एक बिंदु है क्या Q, और एक बिंदु है R, है ना। मुझे बताओ P बिंदु पर, Q बिंदु पर और R बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। तो जब दो प्लेटें हो और उनके घनत्व समान हो, बट एक पर प्लस और एक पर माइनस हो, घनत्व कैसे हैं, समान, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, और यहां पर यदि हमें तीव्रता पूछी जाए तो कैसे निकालते हैं। देखो इसके लिए बहुत ध्यान से दिमाग से मेरी बात सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। बच्चों अगर मैं Q बिंदु की बात, सॉरी P बिंदु की बात करूं, पहले P बिंदु पर निकालते हैं। तो इससे जो तीव्रता आएगी इसकी दिशा कहां होगी। तो अभी मैंने आपको कुछ बताया था कहीं पे, कहां बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्लस है तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, माइनस है तो, ये कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, ये कौन सा आवेश है बेटा, प्लस, तीव्रता की दिशा कहां होगी, कहां होगी, बाहर की तरफ, तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ। ये कौन सा है, तीव्रता की दिशा, है ना। ये ऊपर वाला एरो किसको बता रहा है बेटा, E1 को। नीचे वाला किसको बता रहा, बताओ दोनों की दिशा कैसी है। अरे सोचो समझो, मैं पूछ रहा हूं दोनों की दिशा कैसी है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों की दिशा कैसी है, सेम है, समान है। एक कह रहा है मैं बाहर की तरफ और एक कह रहा है मैं अंदर की तरफ, तो दोनों एक ही तरफ। और अगर दोनों एक ही तरफ होते हैं तो अगर आपने पढ़ा है कि यदि दो सदिश समान दिशा में कार्य करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। अरे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और अगर जोड़ दें तो पहले पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में दूसरे पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर इस पर तो माइनस है, इस पर प्लस है। बेटा ये इसका दिशा है। तो आंसर है, जब हम जोड़ते हैं ना तो हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा होता है, E वेक्टर मॉड, E1 वेक्टर मॉड और E2 वेक्टर मॉड। मॉड का मतलब है प्लस माइनस हटा दो। अब इसको जोड़ेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2, व्हाट इज द आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई बेटा, ये तीव्रता कहां पर आ गई, तो आंसर है एट P। तो P बिंदु पर तीव्रता कितनी हो गई बच्चों, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कर लो बेटा, अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक प्लेट हो तो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेट हैं, तो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। जब बिंदु कहां हो, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक है। अब आ जाओ इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर निकालना, Q पर। Q बिंदु पर कैसे निकालेंगे, देखो Q बिंदु पर अगर हम प्लस से देखो तो प्लस तो कहां ही जा रहा है, बाहर,
अरे जा रहा है ना, और माइनस कहाँ जा रहा, अरे जा रहा है ना, दोनों किस दिशा में जा रहे हैं बताओ, विपरीत दिशा में। ये किसकी दिशा बता रहा है, E1, ये किसकी, कर दो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस, क्या हो जाते हैं, पहले वाले का कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर कितना बताओ, ई क्यू बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा, तो ये कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू। अरे कुछ समझ में आया, अब आ जाओ किस पे, इस पे आ जाओ, आर पे। यहां पर प्लस से कहा बाहर और माइनस से कहा, अरे अंदर जाएगी ना, तो बताओ दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है, एट एट पॉइंट कौन सा, आर, और आर पॉइंट पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, ई बराबर E1 माइनस E2, आंसर है इक्वल टू 0। कुछ कंसेप्ट सीखा, क्या सीखा, अगर मेरे पास एक समान आवेशित एक प्लेट है तो उससे तीव्रता का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो प्लेटें हैं और दोनों एक समान आवेशित हैं तो उनसे तीव्रता का सूत्र अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। जैसे दो एक समान आवेशित प्लेटों के बीच में अगर हमसे तीव्रता पूछी जाए तो उसका वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यदि वो इस तरफ दाईं ओर या बाईं ओर पूछा जाए तो वो होती है शून्य। याद रहेगा, हाँ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने यदि समझ लिया तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज इतनी क्लियर हो गई, तो अभी हमने इसमें क्या सीखा, इसको नोट करते हैं, एक समान कौन सी, पतली प्लेट अगर है तो इससे क्या मिलेगा, तीव्रता का सूत्र मिलेगा। क्या होता है तीव्रता का सूत्र, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी की जगह पर दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा, एक समान आवेशित, आवेशित कितनी, दो प्लेटें हैं, दो प्लेट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा दोनों की मध्य, दोनों की मध्य, अगर दोनों की मध्य पूछा जाए तो फिर सूत्र आता है क्या, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी में भी एक कंडीशन लगी जाएगी, यदि परावैद्युत माध्यम रखा हो, परावैद्युत माध्यम रखा गया हो, माध्यम रखा गया हो, ये तो एक सूत्र हो गया। लेकिन यदि यदि परावैद्युत माध्यम रख दिया गया होगा तो फिर यही सूत्र में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा सूत्र आएगा दाईं तथा बाईं ओर, दाईं तथा बाईं ओर क्या होगा, E बराबर शून्य। लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो, सिग्मा, जी ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे यहाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने एक समान आवेशित प्लेटों के कारण तीव्रता भी पढ़ ली और तीव्रता के क्या भी पढ़ लिए, सूत्र। तो इनको कहते हैं गॉस के अनुप्रयोग। तो आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स, और फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स के प्रकार, फ्लक्स से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस के अनुप्रयोग क्या है। तो ये आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्थिर विद्युत का पहला चैप्टर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी चीजें बची होंगी मैं अगली क्लासों में बताऊंगा, बट अगली क्लास में मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है पोटेंशियल, विभव, और इसके साथ में धारिता। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
क्लास हो गई।